हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और ये इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ETS। और बेसिकली ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो पार्ट 4 वीडियो था उसका ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में वी हैव टोटल ऑफ 3 स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया था क्या होती हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहले होता है लिंक रिएक्शन, सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल जो हमने प्रीवियस वीडियो में ये दोनों स्टेप्स को कवर कर लिया है, एंड थर्ड स्टेप जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में इट इज द ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है। नाउ टुडे इट्स टाइम टू स्टडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बारी है आज पढ़ने की? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो भाई नाम से ही समझ आ रहा है, शुरू करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया है, मतलब बेसिक थीम तो क्लियर होना चाहिए ना ब्रेन में कि पढ़ने क्या वाले हैं। तो देयर इज अ सिस्टम इन विच ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बढ़िया है, होगा। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन होता क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इज द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन्स का पासेज होगा एक कैरियर से दूसरे के पास। लेकिन ये सब होता कहाँ पे है? वेयर डज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर, टुक प्लेस? इट अकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जगह कहाँ होता है ETS? तो जगह याद रखनी है। इट अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में होता है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फिर से बना के दिखा देते हैं आपको जिसको नहीं पता। ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरफ फोल्ड्स के फॉर्म में होती है। जिन फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जिन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। जिन फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है इसके यहाँ इस वाले मेम्ब्रेन पे वाइट जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, इस इनर मेम्ब्रेन पे ETS होता है। तो साइट सबको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं होता क्या है। दिस इज टू रिलीज, क्यों होता है पहले तो? दिस इज टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग TCA साइकिल बाय ऑक्सीडेशन। अगर क्रेब्स साइकिल पढ़ी है पहले, या जिसने नहीं भी पढ़ी वो डायरेक्ट ETS पढ़ रहा है, तो सुनो मेरी बात। इतना तो सबको पता होगा कि जो क्रेब्स साइकिल थी उसमें जो एनर्जी का गेन हुआ था वो ATP के फॉर्म में नहीं था, बल्कि NADH2 और FADH2 के फॉर्म में था। इसी फॉर्म में था। जो क्रेब साइकिल के बाद एनर्जी गेन हुई थी वो FADH2 NADH2 के फॉर्म में था। लेकिन क्या हमारी बॉडी को डॉलर और ये सब समझ में आता है? इंडिया में क्या डॉलर यूरो चलता है? नहीं चलता। हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है ATP। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाने का पूरा मकसद ये है, जो एनर्जी स्टोर है इन फॉर्म ऑफ NADH2 FADH2 उसको कन्वर्ट करना इनटू ATP। उसको किस में कन्वर्ट करना? उसको कन्वर्ट करना इन फॉर्म ऑफ ATP। क्योंकि हमारी बॉडी NADH2 FADH2 को जानती ही नहीं है कि अरे वो भी एनर्जी है। हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ चाहिए ATP। तो इसीलिए हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ATP। दैट इज व्हाई वी हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। और फाइनल एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है उसका बिल्कुल लास्ट स्टेप में रोल होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइनली ट्रांसफर होंगे टू ऑक्सीजन। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो किसके पास होगा? वो हो जाएगा टू ऑक्सीजन। किसके पास हो जाएगा? टू ऑक्सीजन। इतनी कहानी, बेसिक्स तो क्लियर हो गए। नाउ इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो इनर मेम्ब्रेन, सपोज ये इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये उसका मैट्रिक्स है, ये उसका मैट्रिक्स है वाइट फिर से इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने जूम करके बना दिया है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, हेयर वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट, जिस पर क्या होती है? जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। पता है आपको? ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इस पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है। इनके नाम आपको सबसे पहले तो याद रख लो, पहला टारगेट ही यही है कि इनके नाम याद करवा देते हैं।
तो मैं कॉम्प्लेक्स एक बार लिख दे रही हूँ, फिर नहीं लिखूंगी। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है उसका नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम होता है? NADH डिहाइड्रोजनेज। तो उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो किसको डिहाइड्रोजनेज करेगा? NADH को। मतलब NADH को ATP में कन्वर्ट करने का काम किसका हो गया? कॉम्प्लेक्स 1 का। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। उसका नाम क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और FADH2 डिहाइड्रोजनेज और FADH2 डिहाइड्रोजनेज, FADH2 डिहाइड्रोजनेज। जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम होता है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 का नेम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 4 का नेम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंड लास्टली वी हैव कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम होता है ATP सिंथेज, जिसका नाम क्या होता है? ATP सिंथेज, जिसके बारे में पहले कई लोगों ने सुना होगा जिसने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होते हैं? वी हैव टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस? ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेज, 2 का सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, 3 का साइटोक्रोम BC1, 4th का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड लास्टली ATP सिंथेज। अब होगा क्या? ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे फर्स्ट वाला ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन थर्ड को, सेकेंड वाला भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा थर्ड को, देन थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा फोर्थ को, फोर्थ ट्रांसफर करेगा फिफ्थ को। इस तरीके से ATP सिंथेसाइज होते जाएंगे। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो साथ साथ में प्रोटॉन्स के साथ भी कुछ तो गलत होगा। अब वहाँ न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इधर उधर भाग रहे हैं तो प्रोटॉन्स के साथ भी तो कुछ होगा, कहीं पे तो प्रोटॉन जाके इकट्ठा होने लगेंगे, और फिर जब कंसंट्रेशन टूटेगी उन प्रोटॉन्स की तो क्या होगा? ATP सिंथेसिस होंगे। क्या बोला? कुछ भी समझ नहीं आया। अभी मत समझो, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। नाम याद हो गए कि नहीं 5 कॉम्प्लेक्सेस के? बहुत बढ़िया, चलो हो गए याद। चलो सबको नाम याद हो गए। अब आगे चलते हैं और कुछ बातें देखते हैं। तो और कुछ बातों में क्या देखेंगे कि कैसे ETS प्रोसीड होता है, कैसे होता है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज समझाना चाहूंगी मैं, कभी भी अगर ATP सिंथेसिस होना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुन लो, ATP अगर सिंथेसाइज होना है तो हमें H+ की कंसंट्रेशन को तोड़ना पड़ता है, H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन करना पड़ता है। H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है? तब जाके ATP सिंथेसिस होता है। इतनी सी बात अभी बस याद रख लो। क्या बोला मैंने? जब भी हम प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन को तोड़ते हैं तब जाके ATP सिंथेसिस होता है। बस इतनी सी बात अभी याद रखने को बोल रही हूँ, बीच में ऐसे ही कर ली याद। बढ़िया, चलो अब ये है हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट है ये जो दिख रहा है, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इस तरफ क्या होगा, जल्दी बोलो? इस तरफ होगा मैट्रिक्स और दिस इज द आउटर स्पेस, और यहाँ पे होगी आउटर मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर से मैंने बनाई ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इन दोनों के बीच का स्पेस है इनर आउटर मेम्ब्रेन का, एंड दिस इज द मैट्रिक्स। तो सेक्शन समझ में आ गया। बात कहाँ चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बात चल रही है। अब सबसे पहले देखो, द येलो कलर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये जो येलो कलर से ड्रॉन है ये क्या है? NCERT का ही डायग्राम है, सब ओपन कर लो। ये जो येलो कलर से है बना हुआ है, दिस इज द क्या? दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 विच इज NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या है कॉम्प्लेक्स 1? NADH डिहाइड्रोजनेज। अब जो भी NADH2 क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 NADH2 बने थे, 6 NADH2 और 2 NADH2 बने थे लिंक रिएक्शन में। तो मतलब कि इतने सारे NADH2 कहाँ पड़े हुए हैं? दीज आर लाइंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर लाइंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी इतने सारे NADH2 पड़े हैं, सबसे पहले ये NADH2 ब्रेक होंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को। किसको दे देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स? दे विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1। दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन उसने। सपोज अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पर NADH2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं।
तो आपको पता है NaDH2 हमेशा दो 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 प्रोड्यूस हुए हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड इन टोटल. तो दैट इज वाई 4H+ विल ऑल्सो मूव आउटसाइड. यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन उठ के किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो साथ साथ में उतने ही बराबर में 4H+, अगर मतलब क्योंकि NaDH2 जनरली 2 प्रोड्यूस होते हैं ना, और अगर एक NaDH 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 NaDH2 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देंगे. तो अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया कॉम्प्लेक्स 1 को, इलेक्ट्रॉन तो दे दिए कॉम्प्लेक्स 1 को, प्रोटॉन्स जो है वो निकल के आ जाएंगे इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. प्रोटॉन कहाँ आके इकट्ठे होने लगे, प्रोटॉन आके इकट्ठे होंगे इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इस जगह में, इस स्पेस में आके प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठे हो गए. तो NaDH2 मैट्रिक्स में बना था, ठीक है, बना था क्रेब्स साइकिल से. NaDH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, सबसे पहले बोलो जल्दी से. NaDH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को. ओके, क्लियर. नाउ आगे आओ. ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, दिस पर्पल कलर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, किसने करे, FADH2 ने करे. FADH2 विच इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट. तो FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे टू कॉम्प्लेक्स नंबर 2. किसको ट्रांसफर कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को ट्रांसफर करे. जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स 2 पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स फिर से यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए. समझ आ गई कहानी. नाउ कहाँ तक कहानी क्लियर हो चुकी है. कॉम्प्लेक्स 1 NaDH2 के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए, किसने दिए थे, NaDH2 ने दिए थे. कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, किसने दिए, FADH2 ने दिए. अब 1 और 2 की कहानी कंप्लीट हो गई. कॉम्प्लेक्स 1 और 2 की पिक्चर में से उनका खत्म हो गया. अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के पास. कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट होता है. दिख रहा है, दोनों के बीच में, दोनों की फ्रेंडशिप कराने वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 है. तो अब कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसमें, यूबिक्विनॉल में. किसमें ट्रांसफर होंगे, यूबिक्विनॉल. किसमें ट्रांसफर होंगे, यूबिक्विनॉल में. और कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यूबिक्विनॉल में. तो यूबिक्विनॉल क्या है, यूबिक्विनॉल एक चलता फिरता कैरियर है. क्या है, एक चलता फिरता कैरियर है. एक्चुअली यूबिक्विनोन में होंगे, सॉरी, ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन किसमें ट्रांसफर होंगे, यूबिक्विनोन में. तो यूबिक्विनोन कौन है, ऐसे चलता फिरता, जैसे कोई भी होता है ना रास्ते में, किसी ऑफिस में होता है एक जो चाय वाय सबको पिलाते रहते हैं, तो क्या होता है वो चलते फिरते रहते हैं ना, तो उससे कुछ चीज़ नीचे से ऊपर पहुंचानी, अरे भैया लो ये पकड़ लो, ऊपर पकड़ा देना, लो भैया ये ऊपर दे आना, ऊपर से किसी ने लो भैया नीचे दे आना, क्योंकि वो पूरे में इधर उधर ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, इसलिए उनको लोग सामान दे देते हैं. तो सिमिलरली यूबिक्विनोन हेयर इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. क्या है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब जो घूमता फिरता रहता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है यूबिक्विनोन. अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यूबिक्विनोन को, कॉम्प्लेक्स 2 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए यूबिक्विनोन को. और यूबिक्विनोन ने जब भाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन. और जब भी कीटोन्स का रिडक्शन होता है तो वो क्या बनेंगे, कीटोन्स का रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल बनते हैं. तो दिस यूबिक्विनोन विल कन्वर्ट इनटू यूबिक्विनॉल. It will convert into ubiquinol. It will convert into ubiquinol. तो कहानी कहाँ है, चलो फिर से रिवाइज करते हैं. सो गए यार तुम लोग शायद, चलो जग जाओ, फिर से रिवाइज करते हैं. कॉम्प्लेक्स 1 था, कॉम्प्लेक्स 2 था. कॉम्प्लेक्स 1 के पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, NaDH2 से. कॉम्प्लेक्स 2 के पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, FADH2 से. अब कॉम्प्लेक्स 1 और 2 दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, ला 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 ला, और साथ ही साथ में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन भी हट गए. अब जो कॉम्प्लेक्स 1 था उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यूबिक्विनोन को, जो कॉम्प्लेक्स 2 था उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए यूबिक्विनोन को. अगर डायग्राम में देखो बुक में तो UQ लिखा हुआ है, और इस UQ को, यूबिक्विनोन कीटोन है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू यूबिक्विनोल.
यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया, यूबिक्विनॉन का रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ QH2 दिख रहा होगा, H2 मतलब उसका रिडक्शन हो गया है। नाउ दिस यूबिक्विनोन विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम Bc1, साइटोक्रोम Bc1। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, विच इज साइटोक्रोम Bc1। अब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं किसके पास, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, तो अगेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी रिमूव्ड। प्रोटॉन्स फिर से रिमूव हो गए, फिर से वहां से प्रोटॉन्स का रिमूवल हुआ। समझ में आ रही बात, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 ऑल्सो। नाउ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्रोटॉन्स का चलता रहेगा, जितने जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने उतने प्रोटॉन भी तुम निकालते जाओ। कहाँ जा रहे हैं सारे प्रोटॉन, सारे के सारे प्रोटॉन इस इनर मेम्ब्रेन में जाके, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके इकट्ठे हो रहे हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहां पे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से जाएंगे किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब कॉम्प्लेक्स 3 तो खुद उठ के जाएगा नहीं, यहाँ बैठा था कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 वहाँ है, वो खुद तो ऐसे जाएगा कि नहीं, ये लो कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बीच में किसी को इलेक्ट्रॉन देगा कि जाओ इलेक्ट्रॉन देकर आओ कॉम्प्लेक्स 4 को। तो कॉम्प्लेक्स 3 विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। किसको ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C को। और जब साइटोक्रोम C को एक बार इलेक्ट्रॉन मिले, साइटोक्रोम C जाएगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और साइटोक्रोम C जब इलेक्ट्रॉन्स लेके गया किसके पास में, 4 के पास में, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में, तो सिमिलरली वहां से भी 2 प्रोटॉन्स का, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आए तो फिर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हटने पड़ेंगे, तो वहां से प्रोटॉन्स का रिमूवल हुआ। कहानी क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब क्या होगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स 5 के पास जाने चाहिए ना, नो। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फाइनली जाते हैं किसके पास में, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फाइनली जाते हैं ऑक्सीजन के पास में। किसके पास में, आफ्टर कॉम्प्लेक्स 4, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद डायरेक्टली द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन मिलकर इट विल फॉर्म वाटर, और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, H2O का रिमूवल हो जाता है। और अभी ये तो चलो हो गया, इलेक्ट्रॉन की कहानी तो खत्म हो गई, H2O बन गए, लेकिन प्रोटॉन्स यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे उनके साथ अभी क्या हुआ ये हमें नहीं पता। हमें अभी सिर्फ इतना पता है कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ आए, मैट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स 1 में आए, मैट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स 2 में आए, कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से यूबिक्विनॉन में गए, यूबिक्विनॉन से कॉम्प्लेक्स 3 में गए, कॉम्प्लेक्स 3 से आए साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से आए किसमें किसमें आए, कॉम्प्लेक्स 4 में, और कॉम्प्लेक्स 4 के बाद फाइनली ऑक्सीजन के पास जाके वाटर बन गए। इलेक्ट्रॉन्स का तो पंगा सुलझ गया। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स इतने सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं इनके साथ क्या हुआ, तो ये अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम पूरा ETS तो समझ ले क्या होता है। तो चलो अब आप टेक्स्ट रीड करो, अब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1। जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, NADH जो क्रेब्स साइकिल से बना था, तो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन, और कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं यूबिक्विनोन में, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन क्या है, इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। Ubiquinone also receive reducing equivalents via FeDH2 complex 2. तो FeDH2 complex 2 that is the succinic dehydrogenase complex that is generated during oxidation of succinate in citric acid cycle. Citric acid cycle, Krebs cycle किसी को नहीं भी है याद, तो वो सिर्फ इतना तो अभी समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके आया और कॉम्प्लेक्स 2 FeDH2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेकर आया। इसने कॉम्प्लेक्स 1 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, यूबिक्विनोन को दे दिए, और कॉम्प्लेक्स 2 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दे दिए। क्लियर इतनी कहानी, ठीक है। आगे क्या हुआ, द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, अब इसका रिडक्शन हो गया ना यूबिक्विनोन का, अब ये यूबिक्विनोन थोड़ी, अब ये कहलाएगा यूबिक्विनोल और QH2। अभी तो क्विनोन था, कीटोन था, कीटोन का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, तो ये यूबिक्विनोल कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा,
इज देन ऑक्सीडाइज्ड। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन टेम्पररी गेन करे थे, अभी रख ही नहीं लिए थे इलेक्ट्रॉन, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके उठाए हैं और यहाँ जाके वापस से छोड़ देगा। तो अगर वहाँ उसका रिडक्शन हुआ, यहाँ आते आते फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इज एन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा यूबिक्विनोल है उसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम सी पर, लेकिन किसके थ्रू? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। सीधी सी बात, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आ गए कॉम्प्लेक्स 3 में, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 में भी कहाँ आए हैं? इसके पास आए हैं, साइटोक्रोम सी के पास आए हैं। Next, what will happen? Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. It acts as a mobile carrier of electron between complex 3 and 4. अब complex 3 के पास आ गए थे, complex 3 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C में, ठीक है, एक्चुअली डायरेक्ट साइटोक्रोम C में ही जगह है, और फिर साइटोक्रोम C उसको पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, बिकॉज साइटोक्रोम C इज ऑल्सो अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम C क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है इधर उधर। क्लियर कहानी? पक्का पक्का। चले आगे। तो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में साइटोक्रोम C ने काम करा। नाउ कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या नाम होता है कॉम्प्लेक्स 4 का? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास इलेक्ट्रॉन आए कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। तो ये चीज याद रखो, जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है जिसका नाम क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, उसके पास में 2 साइटोक्रोम होते हैं A एंड A3, एंड साथ ही साथ में उसमें 2 कॉपर सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डज कॉम्प्लेक्स 4 या फिर व्हाट डज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कंटेन? तो उसमें साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स, these 3 things are present in complex 4. Now, when the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है, they are coupled to ATP synthase complex 5 for the ATP production. इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कहीं ना कहीं ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स 5 का कुछ भी रोल एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज कॉम्प्लेक्स 5 वॉज ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स 5 क्या था? ATP सिंथेज है, और वो ATP सिंथेसिस में हेल्प करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में कोई भी रोल नहीं है। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने ATP बनेंगे ये चीज डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला NADH2 है तो 3 ATP बनते हैं, तो 1 NADH से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला FADH2 है तो सिर्फ 2 ATP बनेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रख के रखो। 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, 1 FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। याद हो गया? समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मकसद ही यही था कि जो एनर्जी NADH FADH2 में ट्रैप्ड है उस एनर्जी को कन्वर्ट करना इन फॉर्म ऑफ ATP। तो पूरी उसका मकसद ही यही है। अब अगर वही चीज़ नहीं हो पा रही तो फिर भाई क्या फ़ायदा? समझ आ गई कहानी, है ना? तो 1 NADH2 is converted into 3 ATP and 1 FADH2 is converted into 2 ATP। इक्विवेलेंस क्लियर हो गए? समझ में आ गई कहानी? ये देखो यार, डायग्राम एक बार देखो तो उसमें आप देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्सेस के नेम मेंशन है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 ये छोटा सा बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स 4 एंड 5। तो क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस को, किसको देता है? यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन देता है यूबिक्विनोन। ये यूबिक्विनोन ट्रांसफर करता है टू कॉम्प्लेक्स 3। अब कॉम्प्लेक्स 3 से जाएगा साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनली आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास और बना लेंगे वाटर। ये जो रेड कलर से एरो है ये फॉर इलेक्ट्रॉन है। और इनके साथ साथ में होता क्या है? इनके साथ साथ में ये होता है प्रोटॉन्स भी निकलकर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्रोटॉन क्यों इकट्ठे हो रहे हैं अभी अपन देखते हैं, अपन को कुछ कुछ समझ आएगा। In aerobic respiration, the role of oxygen is limited to the terminal stage। अब पूरी प्रोसेस में अगर तुमको ये रियलाइज हुआ हो, कहने को एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का रोल कितना कम है यार। वो बिल्कुल एंड स्टेप में चाहिए ऑक्सीजन, बिल्कुल आखिरी में। आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं वो किसके पास जाते हैं? ऑक्सीजन के पास। नहीं तो ऐसे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, काम तो ऐसे भी चल ही रहा था। तो बिल्कुल एंड स्टेज में ऑक्सीजन के पास पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं तो द थिंग्स आर गोइंग ऑन एज वेल।
ये देखो NADH कॉम्प्लेक्स 1, NADH डाइहाइड्रोक्विनोन क्यूबिक्विनोन के पास गया, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 1 दोनों ने किसको दे दिया, यूबिक्विनोन को। फिर यहाँ से पहुंचे कॉम्प्लेक्स 3 में, अब तो याद ही हो गया होगा, कॉम्प्लेक्स 3 से पहुंचे साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से पहुंचे कॉम्प्लेक्स 4 में, और कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनली ऑक्सीजन के पास और बन गया पानी। बीच में बस एक ये यूबिक्विनोन याद रख लो, यूबिक्विनोन, और एक याद रख लो साइटोक्रोम C। बस ऐसे करके ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Oxygen acts as the final hydrogen acceptor. तो what is the role of oxygen? Oxygen is just acting like final hydrogen acceptor. कि भाई आखिरी में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर दर दर ना भटकें, तो मैं उनको एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। खत्म कहानी। तो ऑक्सीजन का क्या होता है ये तो हमको सब कुछ क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की कहानी से तो हम निपट गए, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन्स का क्या होने वाला है, देखते हैं चलो। In respiration, energy of oxidation reduction is utilized for phosphorylation. ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है चीज़ों का, इलेक्ट्रॉन का गेन, फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन लॉस, गेन लॉस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फॉस्फोरिलेशन। एंड फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP, सिंथेसिस ऑफ ATP। तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कौन सा, हमने पढ़ा था इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे फोटोजेनिक फॉस्फोरिलेशन पढ़ा था, कि वहाँ लाइट की प्रेजेंस में ATP सिंथेसाइज हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्लियर? ओके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पढ़ा था जल्दी बताओ? फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था इन द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। वहाँ क्या हो रहा था, लाइट एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे थे फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP, लाइट को, इसलिए उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला था। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं फॉर सिंथेसाइजिंग ATP, इसीलिए हम यहाँ पे उसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP। अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्लियर? ओके, चलिए ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। The energy released during ETS is utilized to synthesize ATP by ATP synthase. अब कॉम्प्लेक्स 5 का रोल आया है इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट में किस कॉम्प्लेक्स 5 का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ वो फर्स्ट फोर कॉम्प्लेक्सेस काम कर रहे थे। ATP सिंथेज हैज 2 कंपोनेंट्स। अब ये जो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है F1 द हेड पीस, दूसरा होता है F0 द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो अगर हम ATP सिंथेज की बात करें, ये अगर मेम्ब्रेन है, देखो ये बना हुआ है डायग्राम, अगर ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है तो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन में ATP सिंथेज का एक पार्ट इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, दूसरा पार्ट आउटसाइड इनर मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो प्रोट्रूड करता है। तो ये जो पार्टिकल है, जो पार्ट ऑफ द ATP सिंथेसिस जो मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं F0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F0। और ये जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? F1 पार्टिकल। तो ये मैट्रिक्स की तरफ है और ये कहाँ पे है? देखो ऐसा है, ये मैट्रिक्स की तरफ है, इसका जो हेड है, और ये जो एम्बेडेड वाला पार्ट है ये कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। किस में फंसा हुआ है? ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये बाहर वाला साइड है, ये मैट्रिक्स वाला साइड है, ये बाहर वाला साइड है। तो जो कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेज, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? उसके 2 पार्ट्स होते हैं। F1 द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एंड सेकंड इज द F0 विच इज द एम्बेडेड पार्ट, इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये काम कैसे करता है भाई? चलो देख लेते हैं। साइट फॉर ATP, अब जो F1 होता है, इट इज द साइट फॉर ATP सिंथेसिस फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जो एक्चुअल ATP बनने की जगह है वो कौन है? वो F1 है। And what is the role of F0? It forms a channel through which protons cross the membrane. और जो F0 है, it is just forming the channel जिसके थ्रू protons निकल कर आएंगे। अब जो बात शुरुआत में बताई थी उसको फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बात? कि ATP का सिंथेसिस जब होता है, जब H+ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
जब प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन हो रहा है तो एटीपी सिंथेसिस होगा। तो क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इस प्रिंसिपल पर कि हम प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को तोड़ते हैं तो फिर एटीपी बन जाएगा। ये चीज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी मैंने आपको पढ़ाई है इन फोटोसिंथेसिस, और सिमिलर चीज यहाँ हो रही है, सिमिलर। तो क्या होगा भाई, जो F1 है, F1 पार्ट जो है एटीपी सिंथेस का, जो F1 पार्ट है, यहाँ पर एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस होता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो F0 पार्टिकल है, F0 पार्टिकल सिर्फ एक रास्ता, इट इज प्रोवाइडिंग जस्ट अ चैनल फॉर प्रोटॉन्स टू क्रॉस, प्रोटॉन्स को निकल कर जाने के लिए सिर्फ रास्ता प्रोवाइड कर रहा है दिस एटीपी, दिस F0 पार्टिकल। तो दोनों पार्टिकल्स का रोल आपको क्लियर आ गया। और अब कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ जो आउटर स्पेस में बहुत सारे H+ आ रहे थे ना, अभी जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे थे, एक्चुअली पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 इन सबका जब हमने रोल देखा था तो हमने ये देखा था कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते जा रहे थे लेकिन प्रोटॉन्स आके इकट्ठा हो रहे थे इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये ब्लू वाली अंदर की मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में इतने सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे आके इकट्ठे होते चले जा रहे थे, यही हो रहा था। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा, अंदर प्रोटॉन कम, अंदर मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। नाउ दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल ब्रेक, कंसंट्रेशन टूटेगा और ये जो प्रोटॉन्स है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन जब भी ये प्रोटॉन्स इस एटीपी सिंथेस के थ्रू निकलेंगे, इस एटीपी सिंथेस के थ्रू जब भी दो प्रोटॉन 2H+ निकलेंगे, तो ऑन द रिलीज ऑफ, ऑन द पैसेज ऑफ 2H+, एक एटीपी जनरेट होगा। जैसे ही दो प्रोटॉन यहां से निकले, एक एटीपी जनरेट होगा। तो जितना भी NADH2F था, FADH2 था, वो सब इस तरीके से ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। The passage of proton is coupled to the catalytic site of F1 component for ATP production. प्रोटॉन्स का पैसेज होगा F0 के थ्रू और कहाँ पहुंचेंगे, फाइनली F1 पर पहुंचेंगे फॉर ATP synthesis. For each ATP produced, 2H+ passes through F0 from the intermembrane space to the matrix डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो सारे के सारे प्रोटॉन इकट्ठे कहाँ पर हो गए हैं, इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह में। वहां से निकल कर जाएंगे कहाँ, वहां से निकल कर जाएंगे सारे के सारे इन द मैट्रिक्स। और जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट होगा वैसे ही वहां 2 प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हुआ, 1 ATP का सिंथेसिस हुआ। विद द ट्रांसफर ऑफ 2 प्रोटॉन्स 1 ATP will be synthesized. This is the whole process of electron transport chain या electron transport system। ये वाला डायग्राम देख लो, क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स 5। क्या हो रहा है भैया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास में इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ पर, कहाँ किसके पास जाते हैं, यूबिक्विनोन के पास जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास जाते हैं। साथ में प्रोटॉन्स निकलकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए, बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, बीच की जगह। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलते जा रहे हैं और प्रोटॉन निकल के स्पेस में आ जा रहे हैं। अब क्या होगा, इस दोनों कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन पहुंचे कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से भी सेम प्रोटॉन्स बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे फिर यहाँ से साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से पहुंचे कॉम्प्लेक्स 4 में, फिर सिमिलर प्रोटॉन्स बाहर निकले। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचे और कॉम्प्लेक्स 4 के बाद फाइनली ऑक्सीजन ने उठा लिया और ऑक्सीजन ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को इनटू वाटर। यहाँ पर बहुत सारी कंसंट्रेशन आ गई प्रोटॉन की, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट निकलकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से 2 प्रोटॉन इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 एटीपी सिंथेस के थ्रू निकलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एटीपी इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या प्रोड्यूस हो गया, एटीपी प्रोड्यूस हो गया। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एटीपी का सिंथेसिस। कैसे होता है सीख गए, समझ में आ गई कहानी, फीलिंग आ गई, बड़े हो गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, ठीक है, यही फीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, बहुत ही बढ़िया। तो आप थोड़ी मैथ्स कर लेते हैं, बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं भाई, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट भाई, बैलेंस शीट, अब हमारे बायो में भी बैलेंस शीट होती है। चलो देख लेते हैं। नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब एक ग्लूकोज को तोड़ा था ग्लाइकोलिसिस में, हमने 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा था। चलो देख लेते हैं इस एक ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या क्या हुआ। लेट्स सी। ऑल स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल ETS अकर सिक्वेंशियली एंड ऑर्डरली। अगर हम टोटल नेट गेन कभी भी अगर निकालते हैं तो हम उसमें ये अजम्पशंस लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रॉपरली हुआ है, लिंक रिएक्शन प्रॉपर हुआ है, क्रेब्स साइकिल प्रॉपर हुआ है, एंड लास्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रॉपरली हुआ है। Second, the NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. जो NADH सब कुछ जो प्रोड्यूस हुए थे क्रेब्स साइकिल में, वो जाते हैं कहाँ पे, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स, और जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कुछ और बनाने में काम नहीं आए। तो अब हमें नेट गेन निकालने के लिए ये कुछ तो अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, बल्कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में एनर्जी लॉस होती है, but to find net gain theoretically we have to take certain assumptions. Only glucose is being respired, other alternative substrates are not entered in the pathway at any stage. और हमने साथ साथ में ये भी कंसीडर करा सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन हो रहा है और कुछ अभी कहीं भी एंटर नहीं हुआ है इस पूरे पाथवे में। ये सब assumptions को मानने के बाद all such assumptions are not valid because all pathways work simultaneously and do not take place one after another. अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले ग्लाइकोलिसिस चल रहा है जब तक वो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खाली बंद पड़े हुए हैं कि नहीं हम नहीं हो रहे, कि ग्लाइकोलिसिस हो जाए फिर हम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑल द प्रोसेसेस, ग्लाइकोलिसिस, देन उसके बाद में लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी प्रोसेसेस लाइन से चलती रहती हैं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, साइमल्टेनियसली होती रहती हैं। सेकेंड, सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज इट एंड व्हेन नेसेसरी। अब ये भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी में फैट्स, प्रोटीन्स और एनी अदर कार्बोहाइड्रेट सबका ब्रेक डाउन सिंथेसिस चलता रहता है जब जहाँ जैसी ज़रूरत है। तो जो अजम्पशंस कंसीडर करे हैं टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ATP दैट आर समवॉट आर नॉट करेक्ट। ATP इज यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। ऐसा भी नहीं कि भाई ATP पहले वेट करती है बॉडी, नहीं बना लो फिर हम यूज़ करेंगे, अरे उसी बीच में ज़रूरत पड़ गई तो ATP का भी यूटिलाइजेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। सच कैलकुलेशंस आर यूज्ड टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। अब ये जो हम कैलकुलेशन अभी हम करने जा रहे हैं, इस कैलकुलेशन से कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये पता चलेगा कि हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन इज सो मच एफिशिएंट ओवर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कितना अच्छा है, हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितनी सारी एनर्जी दे रहा है, हम इस कैलकुलेशन से सिर्फ ये फाइंड करेंगे। तो चलो करें स्टार्ट कैलकुलेशन। किसी को रोना नहीं आ रहा हो तो चलो, नहीं आएगा किसी को भी रोना नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, अब रिवाइज करना पड़ेगा यार थोड़ा थोड़ा पूरा पिछले पुराने सारे काम। अगर ग्लाइकोलिसिस याद आ रहा हो तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनते हैं। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 2 स्टेप्स में बनते थे NADH2 और एक स्टेप में बनता था ATP। क्या बनता था एक स्टेप में बनता था ATP और एक स्टेप में बनता था NADH2। तो 2 ATP डायरेक्टली और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बन जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ATP एंड टोटल 6 ATP। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने हैं ना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। तो 2 3 6 ATP। तो टोटल गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस का टोटल गेन कितना हो गया, 8 ATP। कितना हो गया टोटल, 8 ATP। क्लियर। तो ग्लाइकोलिसिस से हमको मिलते हैं टोटल 8 ATP। नाउ कम्स टू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन क्या होता था, लिंक रिएक्शन में होता था पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। चलो ये देखो डायग्राम, अच्छा वाला डायग्राम देख लो। सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो टोटल यहाँ से 2 ATP में जनरेट होते हैं और साथ में 2 NADH2 जनरेट होते हैं, जो किसके बराबर हो गया, टोटल 6 NADH2 के बाद। नाउ पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है, द लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में टोटल 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 NADH2 इज इक्वल्स टू 6 ATP। नाउ आ जाओ TCA साइकिल पे। TCA साइकिल में क्या होता है, TCA साइकिल में टोटल ऑफ 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं। 6 NADH तो कितने हो गए, 6 NADH इज इक्विवेलेंट टू 18 ATP। कितना, 6 NADH इज इक्विवेलेंट टू 18 ATP।
2 FADH प्रोड्यूस होते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू 4 ATP एंड 2 GTP प्रोड्यूस होते हैं विच आर इक्विवेलेंट टू 2 ATP। ठीक है, अब ये 6 NADH कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर याद आ रहा हो 3 स्टेप्स पे दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसीलिए टोटल ऑफ 6 NADH है ना। तो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन एंड आफ्टर इंटायर प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वी हैव गेन ऑफ 38 ATP, वी हैव गेन्ड 38 ATP। और इसमें से अगर 2 जो लॉस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, जो 2 ATP यूज होते हैं उनको माइनस कर दो तो भी वी हैव गेन ऑफ 36 ATP। तो टोटल गेन इज 38, अगर उसमें से लॉस को माइनस करें तो टोटल 36 ATP। तो आप यहाँ से ये समझो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना एफिशिएंट होता है कि इट इज प्रोवाइडिंग यू 38 ATP। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज प्रोवाइडिंग यू 38 ATP। So the energy gain is very high in the process of aerobic respiration। किस ऑर्डर में होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद में क्या होगा लिंक रिएक्शन, उसके बाद में TCA साइकिल, फिर all these energy form are converted into ATP through electron transport system। Am I clear to you? 2 ATP molecule are spent for transporting 2 NADH molecules formed during glycolysis to the mitochondria, hence net gain is 36 ATP। तो आपको net gain याद रखना है 36, बिकॉज 38 होता है, लेकिन 2 ATP यूटिलाइज भी तो हो गए थे ना ग्लाइकोलिसिस में, वहाँ 2 ATP खर्च हुए थे, तो इसीलिए आउट ऑफ 38 2 माइनस कर दो तो नेट गेन इज 36 ATP। सो फ्रॉम एंटायर प्रोसेस यू आर गेनिंग हाउ मच, यू आर गेनिंग 36 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करें, यहाँ तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। वहां पर फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ नेट गेन होता है 2 ATP, सिर्फ 2 ATP गेन होते हैं, और अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो 36 ATP। तो आपको डिफरेंस खुद समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, सिर्फ 2 और 36। तो एफिशिएंट कौन सा हो गया, ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन। NADH is oxidized to NAD plus rather slowly, NADH is oxidized to NAD plus very vigorously। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ बहुत स्लो होता है, यहाँ पे प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आउट ऑफ फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा बेटर है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज बेटर बिकॉज एनर्जी गेन, नेट एनर्जी गेन इज very high, that is 36 ATP। So here we are done with the whole process of aerobic respiration। अगर कोई भी कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन में किसी भी प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब जो बचा है इस चैप्टर में पार्ट 6 वीडियो वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट्स है तो अपने डाउट्स को मुझसे पूछो और फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और SEBUP अकेडमी को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।